दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले आज एक सेमीफाइनल खेला जा रहा है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बस से सफ़र करते हुए विधानसभा के यहाँ पर आए हैं। वो सोचिए, अजीत पवार को बस से आना पड़ रहा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग समय है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं, उससे पहले का ये सेमीफाइनल है। मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ क्या है। दरअसल ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, महाराष्ट्र विधान भवन है, जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। इस इमारत ने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ देखा है। 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे हैं। पहले देवेंद्र फडणवीस 2-3 दिन के मुख्यमंत्री बने, फिर 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे, और फिर उसके बाद से अब तक बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सभी यहीं पर बैठते हैं और जो पूरी लड़ाई है वो इसी की है। और दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब यहाँ पर विधान परिषद के 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 11 सीटों के लिए 12 लोग मैदान में हैं और आज यहाँ पर मतदान है, जिसमें तय होगा कि वो 11 लोग कौन हैं जो इस पूरे विधान परिषद में जाने वाले हैं। अब इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 2022 में इसी तरह से एमएलसी इलेक्शंस थे 10 सीटों के लिए। वहाँ पर तब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और ये माना जा रहा था कि उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी 10 में से 6 सीट जीत पाएगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी केवल 4 सीटें। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी ने बगावत की, बीजेपी 5 सीटें जीत पाई और महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में केवल 5 सीटें जीत पाया था। और उसके बाद अगले ही दिन एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। पहले यहाँ से सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए, फिर यहाँ पर आकर वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद का इतिहास आप सभी को पता है। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गया, अब एक बार फिर से चुनाव है। देखिए, जब 2022 में चुनाव हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तब भी उन्होंने 1 सीट ज़्यादा लड़ा था, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। अब मामला उल्टा है दोस्तों। अब महाविकास आघाड़ी ऑपोजिट में है, विपक्ष में है, वो 1 सीट एक्स्ट्रा लड़ रही है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से असर हुआ है या लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, ऐसे कई हैं सत्ता पक्ष में जो विपक्ष में लौटना चाहते हैं और इसलिए वो आज महाविकास आघाड़ी के वोट दे सकते हैं, उनके लिए आ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है और इसके पीछे के गणित के बारे में भी मुझे आपको बताना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की ओर से अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, योगेश टिड़ेकर, परिणय फुके और साथ ही साथ पंकजा मुंडे मैदान में हैं। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भावना गौड़ी और साथ ही साथ कृपाल तुमाने इस बार मैदान में हैं। अजित पवार की अगर बात करें, जो अपने विधायकों को बस से लेकर पहुंचे हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवाजीराव गर्जे और साथ ही साथ राजेश विटेकर जो हैं मैदान में हैं। तो ये हो गए हैं महायुति यानी सत्ता पक्ष के लोग। विपक्ष की अगर बात करें तो उनके पास दम अपने वोटों के आधार पर 2 लोगों को जिताने का है, लेकिन 3 लोग मैदान में हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से उनके करीबी मिलिंद नार्वेकर इस चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने प्रज्ञा साटव को एक बार फिर से टिकट दिया है और एनसीपी शरद पवार गुट ने उनके सहयोगी हैं शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल, उनको टिकट दिया है। अब यहाँ पर आप और मैं दोस्तों इस चुनाव के लिए वोट नहीं देते हैं। यहाँ पर जो वोटिंग है वो विधायक करते हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो 288 सीटें यहाँ पर है, 288 विधायक यहाँ पर हैं। अब इसमें से कई विधायक जो हैं वो चुनाव लड़कर लोकसभा पहुँच गए, कुछ की मौत हो गई, कुछ सस्पेंड हो गए, कोई जेल में है। और ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो 288 से घटकर हो गया है 274। और अगर किसी को भी जो एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं विधान परिषद को, उन्हें जीतना है तो उन्हें 23 विधायकों के वोटों की ज़रूरत है। और ये जो वोटिंग सिस्टम है ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है। अब जैसे कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी गणित की अगर बात करें तो उनके विधायक और उनके साथ में कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, वो मिलाकर उनके पास जो आंकड़ा है वो है 111 का। देखिए, अगर वो अपने पाँचों के पाँचों लोगों को विधान परिषद में जिताना चाहते हैं तो उन्हें 4 और वोटों की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। इनके 2 ही लोग हैं जो जीतना चाहते हैं, तो 23 एक को लिए चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, तो 2 के लिए हो गए 46। इनके पास इनके सहयोगी जो 7 इंडिपेंडेंट्स हैं और प्रहार जनशक्ति पार्टी के एक सदस्य, उन्हें मिलाकर हो जाता है 47 यानी 46 इनके पास है। एक वोट ये या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को दिलवा सकते हैं या अजित पवार गुट के, क्योंकि उनके साथ ये गठबंधन में है। अजित पवार की अगर बात करें तो उनका ये दावा है कि 2 इंडिपेंडेंट का उनको सपोर्ट है
लेकिन इसके बावजूद अगर वो सपोर्ट मान भी लें तो उनके दो जो प्रत्याशी हैं उन्हें अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें और भी 5 सीटों की ज़रूरत है। जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पास कांग्रेस अपने 2 लोगों को जिताने के बावजूद 14 वोट ज़्यादा हैं। जो मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे गुट से लड़ रहे हैं उन्हें दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे के पास 15 लोग हैं, तो 15 और 14 को अगर आप मिला लें तो होते हैं 29। 3 वोट और बच जाते हैं जो शायद शरद पवार गुट के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मिले। अब इसमें भी इनको भी 3 से 4 वोटों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की जो आप एक तरीके से पॉसिबिलिटी देखें वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आमतौर पर होता ये है कि बीजेपी से बचने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो विपक्ष में लोग रहते हैं वो अपने एमएलएस को, विधायकों को होटल में ले जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर सभी लोग अपने लोगों को, अपने विधायकों को होटल में लेके गए। मैं आपको होटल भी बताता हूँ किसे कहाँ ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने 103 विधायकों को ताज प्रेसिडेंट कप परेड ले गए। एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों को ताज लैंड्स एंड बांद्रा लेकर गए। अजित पवार अपने सभी विधायकों को लेकर गए हैं अंधेरी के द ललित में। और उद्धव ठाकरे अपने 16 विधायकों को लेकर आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल लोअर परेल गए। केवल कांग्रेस एक पार्टी है जो अपने विधायकों को लेकर कहीं नहीं गई। उन्होंने स्नेह बोझ रखा और उन्हें कॉन्फिडेंस है। देखिए पिछली बार 2019 में लोकसभा में 1 सीट आई थी, इस बार 13 सीटें आई हैं। तो उन्हें पता है कि लोगों का समर्थन है, इसलिए वो अपने विधायकों को लेकर कहीं नहीं गए हैं। लेकिन इस चुनाव में कौन किसके लिए मतदान करता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। याद कीजिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस तरह का प्रदर्शन विपक्ष ने किया। शरद पवार तो 10 सीटों पर लड़े और 8 जीत गए। अब तो ये कहा जा रहा है कि कई लोग अजित पवार के साथ हैं जो शरद पवार के गुट में आना चाहते हैं। तो वो भी तो चाहेंगे कि अपने लोगों को वो लाएं अपने साथ में, या शरद पवार को बताएं कि देखिए मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आप मुझे टिकट दीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली है दोस्तों। तो और इससे महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव है वो तय होगा। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, कौन बाजी जीतता है ये भी बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको जो हमने शुरुआत में दिखाई कि लोग बस से अपने विधायकों को लेकर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से होता नहीं। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ पर ये एक प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर इसकी आवाज़ आ रही है। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो कई तरह के प्रदर्शन लगातार किए जाते हैं और अब पुलिस भी पहुँच चुकी है। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो बात है महाराष्ट्र विधान परिषद की और उसके पूरे आंकड़े की। सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हर कोई एक दूसरे से मिला हुआ है। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग में कौन किसे वोट देता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैंने कहा कि शरद पवार के गुट में कई लोग आना चाहते हैं, इसलिए शायद वो अजित पवार या बीजेपी को वोट ना देते हुए शरद पवार के प्रत्याशी या विपक्ष के प्रत्याशी को वोट दें। ऐसे कांग्रेस के भी नेता हैं जो शायद सत्ता पक्ष को वोट दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मसलन के तौर पर ज़ीशान सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनके जो पिता हैं बाबा सिद्दीकी वो अब अजित पवार के एनसीपी में है। ऐसे में ज़ीशान सिद्दीकी किसे वोट देंगे? नवाब मलिक जेल से बाहर निकले हैं, किसी को नहीं पता वो अजित पवार के शिव से एनसीपी के साथ है या शरद पवार के एनसीपी के साथ। तो इस तरह के तमाम मुद्दे भी लगातार जारी हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आए थे उन्हें अब डिटेन कर लिया गया है। लेकिन आज इसके अंदर जो फैसला आएगा उससे महाराष्ट्र में जो भविष्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो तय हो जाएगा कि किस तरह से रहने वाला है। विपक्ष फिलहाल तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, क्या उनकी तैयारी वाकई है या फिर बीजेपी एक बार फिर से तोड़फोड़ की राजनीति कर अपने सभी प्रत्याशियों को जिता देती है। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है, आपको तस्वीरें दिखाते हुए भी समझाता हूँ कि किस तरह का माहौल विधानसभा के बाहर रहता है जब भी यहाँ पर असेंबली रहती है। तो लोग आते हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। लेकिन देखिए दोस्तों, जब बीजेपी अभी जो चुनाव हुए थे उससे पहले भी तोड़फोड़ हुई थी। 2022 में एकनाथ शिंदे टूट गए, 2023 में अजित पवार टूट गए, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आया था और उसका नतीजा हमें लोकसभा के चुनाव में देखने मिला। ऐसे में क्या बीजेपी वापस से तोड़फोड़ की रिस्क ले सकती है? देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से आपने डिमोशन कर दिया है उनका, उन्हें सभी ताकत उनके पास मौजूद नहीं है। तो वो भी तो कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि अगर आप मुझे ताकत नहीं देते तो मैं सभी लोगों को जिता नहीं सकता। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले बसों के जरिए विधायकों को लाना, विधायकों को होटल में रखना और पूरा गणित जो मैंने आपको समझाया है वो सभी चीज़ों पर ये सभी नेता रात भर उनकी कैलकुलेशन हुए हैं। और इसलिए आज जो फैसला आएगा वो एक सेमीफाइनल है और उसके बाद अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहाँ पर इसका भविष्य तय किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इसी तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।